वेलकम टू नेक्स्ट जेन पीसीएस चैनल। तो आज है 12 दिसंबर और देखेंगे आज के द हिंदू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको, जो कि हमारे पीसीएस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्या है, इलेक्शन कमीशन एक्सटेंड डेडलाइन फॉर एसआईआर इन 5 स्टेट्स 1 यूटीज। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एसआईआर क्या है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से चर्चा में रह रहा है। ये चुनावी सुधार से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस खबर में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की अंतिम तारीख को 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये डेडलाइन बढ़ा दिया है। अब ये राज्य कौन कौन से उनके बारे में बता रहा है, जैसे कि तमिलनाडु, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी और अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, 5 राज्य और 1 यूटी। ठीक है, क्यों बढ़ाया गया है, तो कई राज्यों ने बताया है कि अभी तक एन्यूमरेशन फॉर्म यानी मतदाता विवरण फॉर्म जो है पूरी तरह जमा नहीं हो पाए थे, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने समय बढ़ाने की अनुमति दे दी है। ठीक है, अब नया जो शेड्यूल है वो 14 दिसंबर तक है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि लगभग 1 हफ्ते से इसी न्यूज़ के बारे में बता रही हूँ डिटेल में। इसमें मुख्य रूप से एसआईआर को ध्यान देने योग्य है बात, तो आप लोग एसआईआर को देख लीजिएगा। चलिए अगली न्यूज़ को देखते हैं। 18 किल्ड 3 मिसिंग एज ट्रक फॉल्स इनटू जॉर्ज इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, असम के तिनसुकिया जिले के 22 मजदूरों को ले जा रहा था एक ट्रक, तो अरुणाचल प्रदेश के एक अंजाव जिला है वहाँ पे वो खाई में गिर गया। ठीक है, तो इसमें 18 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग अभी भी लापता हैं। तो इसमें क्या हुआ, एकमात्र व्यक्ति है जो किसी तरह जीवित था, वो कैंप जीआरईएफ कैंप तक पहुंचा और उसने घटना की सूचना दी। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ को देखते हैं। अगला न्यूज़ है कैबिनेट राइडर फॉर बिग टिकट इवेंट्स एट चिन्नास्वामी। ठीक है, ये जो न्यूज़ है वो कर्नाटक सरकार के बारे में है, जिसमें कर्नाटक सरकार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में बड़े आयोजकों की अनुमति के लिए कुछ नए नियम जोड़े हैं। तो आपको पता होना चाहिए चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है वो कहाँ है, कर्नाटक में है। स्टेडियम को मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है, तो उसमें आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ है कि इसका आईपीएल मैचों पर असर क्या पड़ेगा, ये निर्णय अगले सीजन में आईपीएल मैचों की मेज़बानी पर सवाल खड़ा करता है, कि क्योंकि सरकार चाहती है कि बड़ा इवेंट केवल तभी हो जब स्टेडियम सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करे। जॉन माइकल कुन्हा इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशें मानी जाए। ये रिपोर्ट 4 जून को हुई स्टाम्पेड्स की जांच से जुड़ी है। ठीक है, तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। टू रिस्क्यूड विद द हेल्प ऑफ नम्मा 112। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, नम्मा 112 कर्नाटक की हेल्पलाइन सेवा नंबर है की सहायता से 2 लोगों को बचाए जाने का खबर है। पहला मामला क्या हुआ था, एक बुजुर्ग महिला अज्ञात हालत में सड़क पर भटकती हुई मिली। राहगीरों ने नम्मा 112 पर कॉल किया। पुलिस और आपातकालीन टीम मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित ओल्ड एज होम पहुंचा दिया। दूसरा मामला क्या है, एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पर असहाय अवस्था में मिला। नम्मा 112 टीम ने तुरंत पहुंचकर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर चिकित्सा सहायता दिलाई। बाद में उसका परिवार ढूंढकर उसे सुरक्षित घर पहुंचाया। ठीक है, तो इसमें मुख्य बात क्या है कि ऐसे ही जो हेल्पलाइन नंबर हैं और भी स्टेट में होने चाहिए, ताकि तुरंत जो है उनकी सुरक्षा की जा सके। ठीक है, तो बस इसीलिए इसको बताई थी कि क्योंकि ऐसे इनिशिएटिव हर स्टेट को लेने चाहिए और तुरंत उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ को देखते हैं। डिस्प्ले चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर एट रेलवे स्टेशन। ये भी कर्नाटक सरकार का इनिशिएटिव है कि जितने भी रेलवे स्टेशन है उस पर चाइल्ड हेल्पलाइन की जो नंबर है उसको शो किया जाए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है बच्चों को एब्यूज़ होने से बचाने के लिए। ठीक है, अब खबर का सरकार ये है कि सार ये है कि कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने रेलवे मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि सभी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए।
इसका कारण यह है कि रेलवे स्टेशनों पर बच्चों के अधिकारों का हनन, बाल तस्करी, बाल मजदूरी और गुमशुदगी जैसी घटनाएं अधिक होती रही हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर प्रत्येक स्टेट में या हर रेलवे स्टेशन पे होने लगे तो बच्चों की बहुत सारी जो एक्सप्लॉयटेशन होती है या फिर उनकी जो तस्करी होती है उससे बचाया जा सकता है। ठीक है, अब हो जाता है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे में देखें तो चाइल्ड राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो है हमारे भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 का क्लॉज 3 और 21 का क्लॉज ए और 24 के तहत आता है कौन सा, बाल अधिकार। ठीक है, बाल अधिकार संविधान के इन अनुच्छेदों के तहत आता है और जे एक्ट पॉक्सो एक्ट के भी तहत इसकी मतलब जो बाल अधिकार हैं वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अक्सर पीसीएस में पूछ लिया जाता है कि रेलवे स्टेशनों पर बाल तस्करी क्यों बढ़ती है या फिर 1098 हेल्पलाइन की क्या भूमिका है, इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ को देखते हैं। 4 IT companies to deploy 2 lakh Microsoft Copilot license नडेला। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग को ये जानना होगा कि कोपायलट लाइसेंस क्या होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोपायलट जो AI कोपायलट लाइसेंस होती है वो क्या होती है। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एक AI टूल है जो कामों को ऑटोमेट करता है, जानकारी तैयार करता है, ईमेल लिखता है, कोड बनाता है, डेटा विश्लेषण करता है, पूरे ऑफिस वर्क को तेज व स्मार्ट बनाता है। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति इस AI को अपने कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो कोपायलट लाइसेंस खरीदना होता है। यानी लाइसेंस जो होता है AI कोपायलट को उपयोग करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो चलिए न्यूज़ को देखते हैं। न्यूज़ हमारा क्या कहता है। न्यूज़ में बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत की 4 बड़ी IT कंपनियों कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, TCS और विप्रो के साथ मिलकर एक बड़ा AI साझेदारी कार्यक्रम शुरू किया है। इसकी मुख्य बात यह है कि ये चारों कंपनियां मिलकर 2 लाख माइक्रोसॉफ्ट को पायलट लाइसेंस तैनात करेंगी। हर कंपनी 50,000 से अधिक को पायलट लाइसेंस इस्तेमाल करेंगी। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये कंपनियां अपने रोज़मर्रा के काम जैसे डिलीवरी, सेल्स, फाइनेंस, HR और कस्टमर इंगेजमेंट को AI आधारित बनाएंगी। इन्हें माइक्रोसॉफ्ट ने फ्रंटियर फर्म कहा है, यानी वे कंपनियां जो अपने ऑपरेशन में सबसे तेज़ी से AI अपना रही हैं। इससे प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और इंटरप्राइज लेवल ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ेगा। ठीक है, चलिए ये न्यूज हमारा हो गया। अगर हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो टॉपिक हो जाता है AI एडॉप्शन इन इंडिया, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस, डिजिटल इकॉनमी और इंडस्ट्री 4.0। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ को देखते हैं। इसमें आपको को पायलट लाइसेंस के बारे में देखना था कि जितने भी कीवर्ड्स हैं ना उसको आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिए। जो हमारे एग्ज़ाम मतलब हेडिंग में जो कीवर्ड्स होते हैं उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला है ऑफिशियल्स पासिंग फ्लॉड प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर डिस्पाइट गाइडलाइंस सेज HC। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार के अधिकारी अब भी गलत और तकनीकी खामियों वाले प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर जारी कर रहे हैं, जबकि कोर्ट पहले ही इनके लिए 13 पॉइंट्स गाइडलाइंस जारी कर चुका है। ठीक है, अब आप लोगों को जानना होगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन ये क्या होता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबंधात्मक निरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिबंधात्मक निरोध। देखिए क्या होता है, एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्ट ये जो कीवर्ड्स हैं उनको उठा के पूछ लेता है और उसका मीनिंग पूछ लेता है। ठीक है, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि अपराध होने से पहले ही व्यक्ति को रोकने के लिए उठाया गया कदम होता है। यह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के क्लॉज 3 से लेकर 7 तक आता है। ठीक है, कर्नाटका में यह गुंडा एक्ट के तहत आता है। किसके तहत, GOONDA, गुंडा एक्ट। ठीक है, इसका पूरा नाम है कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज़ एक्ट 1985। किन लोगों पर ये एक्ट लागू होता है, बुटलेगर्स, ड्रग ऑफेंडर्स, इमोरल ट्रैफिकर्स, गुंडाज, वीडियो पायरेट्स इत्यादि पर। इसका उद्देश्य पब्लिक से ऑर्डर बनाए रखना। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो कीवर्ड है वो है फ्लॉड ऑर्डर्स। ठीक है, फ्लॉड ऑर्डर्स के हिंदी में बोलते हैं त्रुटिपूर्ण
आदेश, क्या बोलते हैं, त्रुटिपूर्ण आदेश। हाई कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी ऐसे डिटेंशन ऑर्डर बना रहे हैं जिनमें दस्तावेज गलत हैं, अनुवाद नहीं है, पन्ने अस्पष्ट या इलिजिबल हैं, या फिर ज़रूरी कागजात डिटेन्यू को नहीं दिए जाते हैं। यह टेक्निकल ग्राउंड पर ऑर्डर को इंडिविजुअल बना देता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, 2019 में ही हाई कोर्ट ने 13 पॉइंट गाइडलाइन जारी की थी ताकि ऐसी गलतियों को रोका जा सके, लेकिन अधिकारी अभी भी उन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा न्यूज़ है वो है वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट हैज इम्प्रूव्ड एज सिग्रेशन रीचेज 55% BSWML। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को जानना होगा कि ये सिग्रेशन क्या होता है। ठीक है, सिग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग अलग हिस्सों या श्रेणियों में बांटना या विभाजित करना। तो हमारा सिग्रेशन का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को अलग अलग हिस्सों या श्रेणियों में बांटना। ठीक है, अब देखते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में सिग्रेशन का क्या मतलब होता है। घर या संस्थान में कचरे को अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग करके रखना, जैसे कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के सिग्रेशन होते हैं। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में तो पहला होता है गीला कचरा। ठीक है, गीला कचरा जिसको इंग्लिश में वेट वेस्ट बोलते हैं, ये इसमें किचन वेस्ट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फूड स्क्रैप्स या फ्लावर्स आ जाते हैं। दूसरा होता है, पहला होता है गीला कचरा, दूसरा होता है सूखा कचरा। ठीक है, दूसरा सूखा कचरा, और तीसरा हमारा होता है हानिकारक कचरा। हानिकारक कचरा, ठीक है, हानिकारक कचरा में सैनिटरी वेस्ट, बैटरीज, केमिकल्स, ई वेस्ट, ये सब होता है। ठीक है, अब सिग्रेशन की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि रिसाइकलिंग में आसानी होती है, लैंडफिल पर दबाव कम पड़ता है और कंपोस्ट बनाना आसान होता है और प्रदूषण भी कम होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे न्यूज़ में क्या कहा गया है। न्यूज़ में कहा गया है कि बेंगलुरु की नगर निकाय BBMP यानी कि बृहद बेंगलुरु महानगरा पालिका द्वारा कचरा प्रबंधन सुधार से जुड़ी हुई ये न्यूज़ है, जिसमें कहा गया है कि सिग्रेशन एट सोर्स 55% तक पहुंच गया है। यानी कि शहर में कचरे को घर पर ही अलग अलग करना, यानी सोर्स सिग्रेशन अब 55% तक हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लैंडफिल पर दबाव कम होगा, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग बढ़ेंगी, पर्यावरण प्रदूषण घटता है। मैं इस आपको सिग्रेशन में ही बता दी थी। ठीक है, तो ये इसकी न्यूज़ थी। तो ये भी हर जगह, मतलब हर स्टेट को ऐसा नियम अपनाना चाहिए। ठीक है, तो इससे ये लाभ होगा। ठीक है, हमारा अगला न्यूज़ है डिस्कशन ऑन डिजिटल सिक्योरिटी टुडे। बेंगलुरु में डिजिटल सुरक्षा पर एक बड़ी चर्चा या सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि जो आज के समय में डिजिटल इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ती जा रही है कि इस पे डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी हो गया है, और ये लगातार होते रहना चाहिए। ठीक है, अब PCS पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा इससे रिलेटेड इशू हो जाएगा साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल गवर्नेंस, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ऑनलाइन फ्रॉड, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, AI एंड साइबर थ्रेट्स। ठीक है, अब डिजिटल सिक्योरिटी पर चिंता क्यों बढ़ती जा रही है। आज के समय में डिजिटल लेन देन, गवर्नेंस, ऑनलाइन बैंकिंग, UPI बढ़ने से साइबर रिस्क भी बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार और तकनीकी विशेषज्ञ साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान दे रहे हैं। अब सम्मेलन का उद्देश्य क्या होगा कि डिजिटल सिस्टम को सुरक्षित बनाना, साइबर अटैक्स की रोकथाम करना, डेटा प्रोटेक्शन नियमों पर चर्चा करना, साइबर क्राइम डिटेक्शन व रिस्पॉन्सेस को मजबूत करना। ठीक है, अब चर्चा के मुख्य मुद्दे क्या होंगे। AI इनेबल्ड साइबर थ्रेट्स, फिशिंग, रैंसमवेयर, गवर्नेंस, डेटा सेफ्टी, सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल साइबर स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब एग्ज़ाम एंगल से अगर समरी देखा जाए तो इंडिया में
डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लागू हो चुका है। डिजिटल गवर्नेंस में सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन, ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, डेटा मेंटेनेंस, मिनिमाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण हैं। राज्य लेवल साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस नीति निर्माण एवं जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला न्यूज़ डिस्कशन। अगला हम देखते हैं, रिसर्चर्स हाईलाइट्स रोल ऑफ डिजिटल टूल्स इन स्ट्रेंथनिंग कैंपस मेंटल हेल्थ सिस्टम। ठीक है, इसमें बताया गया है कि निमहांस यानी कि NIMHANS जो है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ठीक है, क्या इसका पूरा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कि शोधकर्ताओं ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए डिजिटल टूल्स अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। अब डिजिटल मेंटल हेल्थ सॉल्यूशन क्या होता है उसको समझिए। ठीक है, देखिए ये सारे कीवर्ड्स जो है ना एग्ज़ाम में पूछते हैं, आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। डिजिटल मेंटल हेल्थ सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ऐप या वेबसाइट या चैटबॉट, ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म जो मानसिक स्वास्थ्य समर्थन प्रदान करते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ऐप्स, टेली काउंसलिंग, AI चैट टूल्स आदि, वो कौन सी होती है? डिजिटल मेंटल हेल्थ सॉल्यूशन होती हैं। अब क्या है? एविडेंस इन्फॉर्म अप्रोच, यानी ऐसे समाधान अपनाना जो वैज्ञानिक प्रमाण, शोध और डेटा पर आधारित हों। ठीक है, अब डिजिटल डिवाइड यानी कि डिजिटल असमानता क्या है? देश के विभिन्न वर्गों में तकनीकी पहुंच, इंटरनेट गैजेट्स, डिजिटल लिटरेसी में भारी अंतर या मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी में बाधा बनती है। ठीक है, अब डेटा गवर्नेंस, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सब क्या होता है? ये सब सुनिश्चित करते हैं कि छात्रों का मेंटल हेल्थ डेटा सुरक्षित रहे, मिसयूज ना हो। ये नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, और विश्वसनीय स्वयं सहायता संसाधन ऐसे डिजिटल टूल्स होते हैं जिनसे छात्र स्वयं शुरुआती स्क्रीनिंग या इमोशनल सपोर्ट ले सकें। ठीक है, चलिए अब कीवर्ड्स को हम समझ लें, हम न्यूज़ को समझते हैं। भारत में तकनीकी जो है तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हायर एजुकेशन कैंपसेस में मेंटल हेल्थ सपोर्ट को मजबूत करने के लिए डिजिटल टूल का उपयोग अभी भी पर्याप्त नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए निमहांस के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक शोध प्रकाशित किया है। उन्होंने कहा है कि कैंपसेस में मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां बढ़ रही हैं। छात्रों में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एकेडमिक प्रेशर बढ़ रहे हैं, लेकिन संस्थाओं में पर्याप्त काउंसलर्स और सपोर्ट सिस्टम नहीं हैं। डिजिटल टूल्स इन सिस्टम्स को मजबूत कर सकते हैं, जैसे कि सेल्फ स्क्रीनिंग टूल्स, एनोनिमस हेल्प सीकिंग प्लेटफॉर्म, पीर सपोर्ट ग्रुप्स, ऑनलाइन काउंसलिंग एंड टेली साइकियाट्री या फिर डिजिटल वेलबींग कोर्सेज। इनसे छात्रों की एक्सेस बढ़ेगी, स्टिग्मा कम होगी और समय पर मदद मिलेगी। लेकिन बाधाएं क्या है? तो शोधकर्ताएं बताते हैं कि डिजिटल लिटरेसी कम होना, लो एंड मिडल इनकम बैकग्राउंड्स में स्मार्टफोन इंटरनेट की कमी होना, अनरेगुलेटेड मेंटल हेल्थ ऐप्स, मल्टी लिंगुअल चैलेंजेस, डेटा प्राइवेसी का जोखिम, छात्रों की कम भागीदारी। ठीक है, अब इसके लिए स्पष्ट नीति की आवश्यकता है। तो इसलिए शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि डेटा सुरक्षा नियम लागू किया जाए, मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल टूल्स का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया जाए, वेरीफाइड डिजिटल रिसोर्सेज को उपलब्ध कराया जाए, टीचर्स और लीडर्स को मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग दी जाए और डिजिटल प्लस ह्यूमन ब्लेंडेड केयर किया जाए। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ को देखते हैं। पैनल टू रिव्यू एक्सटेंड ऑफ डीम्ड फोर्सेज टू सबमिट रिपोर्ट विदिन 6 months। ठीक है, अब देखते हैं डीम्ड फॉरेस्ट क्या होती है। क्या चीज़? डीम्ड फॉरेस्ट। देखिए ऐसे कीवर्ड्स जो है ना एग्ज़ाम में पूछता है स्टेटमेंट बेस करके, या फिर से इसका मीनिंग पूछता है कि एक ये लाइन दे देगा कि डीम्ड फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, 4 लाइन दे देगा, आपको उसके बारे में बताना होगा। ठीक है, तो कर्नाटका सरकार ने डीम्ड फॉरेस्ट की वास्तविक सीमा तय करने के लिए एक रिव्यू पैनल बनाया है
जो 6 महीने में रिपोर्ट देगा। किसानों और जनप्रतिनिधियों को कई क्षेत्रों में इस वर्गीकरण के कारण समस्याएं हो रही थी, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है। अब पहले हम देखते हैं डिम्ड फॉरेस्ट क्या होती है। डिम्ड फॉरेस्ट यानी कि अनुमानित या घोषित वन, ठीक है। यह वह भूमि होती है जिसे कानूनी रूप से फॉरेस्ट घोषित नहीं किया गया है। ये कैसी भूमि होती है? कानूनी रूप से फॉरेस्ट घोषित नहीं किया गया है। ऐसी फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? डिम्ड फॉरेस्ट, ठीक है। वास्तविक रूप से ये वन जैसी दिखती हैं या फिर सरकार या कोर्ट ने वन संरक्षण हेतु इसे फॉरेस्ट लाइक माना है। सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडु सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जो हैं टी.एन. गोडावर्मन केस के मामले में, जो कि 1996 के बाद इसका महत्व बढ़ गया है, ऐसी भूमि पर निर्माण, खेती, माइनिंग, ट्री कटिंग आदि पर प्रतिबंध लग जाता है, ठीक है। इसलिए ये पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरणीय टर्म है। कौन सा? डिम्ड फॉरेस्ट, ठीक है। तो मेरा केवल इसमें मोटिव था आपको डिम्ड फॉरेस्ट के बारे में बताना। बाकी ये जो न्यूज़ है ये कर्नाटका गवर्नमेंट के बारे में है, ठीक है, जिसमें कर्नाटका जो है डिम्ड फॉरेस्ट की सीमा को लेकर काफ़ी भ्रम और विवाद इसमें चल रहा है। कई किसानों ने शिकायत की है कि उनकी भूमि को गलती से डिम्ड फॉरेस्ट बताकर प्रतिबंध कर लिया गया है, ठीक है। इसी समस्या को समझने के लिए सरकार ने एक रिव्यू पैनल बनाया है, जिसका नेतृत्व फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेव्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी करेंगे। यह पैनल जो है डिम्ड फॉरेस्ट का वास्तविक क्षेत्र तय करेगी, किसानों की समस्याओं की जांच करेगी और 6 महीने में अपना पूरा रिपोर्ट देगी, ठीक है। चलिए अगले न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज है हमारा, कर्नाटका हैज़ 2.84 लाख वैकेंसीज मैक्सिमम इन 6 डिपार्टमेंट्स, ठीक है। कर्नाटक सरकार ने बताया है कि राज्य में कुल 2.84 लाख सरकारी पद खाली हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा खाली पद जो हैं 6 बड़े विभागों में हैं, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह विभाग, उच्च शिक्षा, वेटरनिटी और राजस्व विभाग में हैं। मैं ये न्यूज़ आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये जो समस्या है केवल हमारे कर्नाटका की नहीं है, ये प्रत्येक स्टेट में देखने को मिल रहा है कि जो सीट हैं काफ़ी खाली रह जाती हैं पद, ठीक है। इस वजह से जो अन्य मतलब कार्यकर्ता होते हैं उनके ऊपर वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसी बारे में ये न्यूज़ है, ठीक है। तो इसी के संबंध में मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में बताया कि सरकार ने ये जो पदों को भरने की मंजूरी दे दी है, जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है, तो कुछ ज़्यादा नहीं जानना था, बस मुझे ये बताना था कि ये जो वैकेंसीज खाली रह जा रही हैं इसको भरने से क्या होगा, रोज़गार लोगों को मिलेगा और दूसरी बात जो बर्डन है ये कम कम लोगों पे ज़्यादा वो क्या होगा, वो बर्डन कम होगा, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ को देखते हैं। बिल टू इंक्लूड लोकसभा एंड असेंबली मेंबर्स फ्रॉम जीबीए एरिया इन अथॉरिटी टेबल्ड, ठीक है। अब ये है कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी से संबंधित है, ठीक है। तो इस न्यूज़ में बताया गया है कि कर्नाटक सरकार ने ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल 2025 विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया। मैं गलती से इसको लोकसभा पढ़ती, ध्यान नहीं रहा, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको पेश किया। बिल का मकसद है कि जीबीए यानी ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी में और अधिक जनप्रतिनिधियों को शामिल करना, ताकि शहर की शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और भागीदारी बढ़े। अब इसमें किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा? एमपीज़ को, एमएलए को, एमएलसी को, राज्यसभा मेंबर को। जो प्रतिनिधि जिन क्षेत्रों से चुने गए हैं और वह क्षेत्र जीबीए के अधिकार क्षेत्र में आता है, उन्हें अथॉरिटी का सदस्य बनाया जाएगा, ठीक है। अब इससे ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बेंगलुरु बहुत तेज़ी से बढ़ता शहर है, इससे जुड़ी समस्याएं जैसे ट्रैफिक, प्रदूषण, कचरा, अव्यवस्था या डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन समस्याओं को हल करने के लिए एक मजबूत और इंक्लूसिव प्रबंधन व्यवस्था चाहिए, इसलिए जीबीए को मजबूत किया जा रहा है, ठीक है। अब इस बिल का उद्देश्य जाति, धर्म, समुदाय, परंपरा आदि के नाम पर किसी का सामाजिक बहिष्कार रोकना, यह अपराध माना जाएगा। सरकार पीड़ित को कंपनसेशन भी देगी, ठीक है। तो ये बढ़िया है एक स्थानीय प्रशासन के विकास के लिए। अगला न्यूज हम देखते हैं। अंबिगारा चौडियाह स्टैच्यू विल बी प्लेस्ड इन ए प्राइम प्लेस मिनिस्टर, ठीक है। तो हमें जानना है अंबिगारा चौडियाह के बारे में कि ये कौन थे।
क्योंकि बाकी न्यूज़ तो हमें मतलब नहीं है, बस इनके बारे में जानना है। तो आइए देखते हैं। यह जो अंबिकारा चौड़िया थे, ये 12वीं सदी के एक महान समाज सुधारक, वचनकार और भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संत थे। वे बसवन्ना के समकालीन और अनुयायी माने जाते हैं। किसके? बसवन्ना। बसवन्ना के समकालीन और अनुयायी माने जाते हैं। ठीक है, अब इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये जो है पारंपरिक रूप से मत्स्यजीवी समुदाय से थे। ये हमारे आर्ट एंड कल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये न्यूज़, इसलिए इन्हें अंबिगारा कहा जाता है। अंबिगारा को नाविक या मछुआरा कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच और धार्मिक पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। बसवन्ना की तरह उन्होंने भी समता, भाईचारे और श्रम की गरिमा पर जोर दिया। ठीक है, उनकी रचनाएं वचन और साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनके वचनों का मूल संदेश भगवान तक पहुंच के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं, सामाजिक बराबरी की, ईमानदारी, श्रम और सादगी पर आधारित थी। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ को देखते हैं। ये पेज थोड़ा ब्लर आ गया है, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा ये बताना था। इस पे केवल एक ही न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, इंटरनल कोटा बिल, जो कि कर्नाटका के कैबिनेट में ये पास हो गई है। ये रिलेटेड थी सब डिवीज़न करने से। ठीक है, इसमें बताया, ये पहले भी मैं इस न्यूज़ के बारे में डिस्कशन कर चुकी हूँ, इंटरनल कोटा बिल के बारे में। तो इसमें क्या हुआ है, कर्नाटक कैबिनेट ने शेड्यूल कास्ट के लिए इंटरनल कोटा बिल को मंजूरी दी है। इस बिल के अनुसार एससी समुदाय के भीतर ही अलग अलग उप समुदायों को अलग हिस्सेदारी दी जाएगी, ताकि कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को भी उचित लाभ मिल सके। ठीक है, अब कैसे बांटा गया है कोटा? एससी समुदाय के अंदर कई उप समुदाय हैं, इनमें से कुछ बहुत पीछे रह गए थे, इसलिए इनकी सामाजिक शैक्षणिक स्थिति के आधार पर आंतरिक कोटा तय किया गया है। ठीक है, यह जो बिल है एससी एंड एसटी ऑर्डर से जुड़ा है। इसका उद्देश्य एससी समुदाय के बीच समान लाभ वितरण सुनिश्चित करना है। बिल को जल्दी विधानसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, अब ये इंटरनल कोटा क्यों जरूरी है? क्योंकि एससी समुदाय के सभी समूह समान रूप से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ समुदाय डोमिनेंट बेनिफिशियरीज बन गए थे, इसलिए असमानता कम करने और इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इंटरनल कोटा आवश्यक था। ठीक है, ऐसे होता है कि एससी में बहुत सारे लोग आते हैं, जिनमें कई लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कई लोग नहीं बढ़ पाते आगे। लेकिन कोटा सबको समान रूप से बढ़ दिया जाता है, इसलिए वो क्या होती है, असमानता बनी रहती है। तो इंटरनल कोटा ऐसे मामले में बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो सही भी है, ये होना भी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गोवा फायर, थाईलैंड टू डिपोर्ट लूथरा ब्रदर्स को डिनाइज ट्रांजिट बेल। ठीक है, अब ये गोवा में जो अभी नाइट क्लब में आग लगी थी उसके बारे में है। गोवा में चर्चित अंजुना नाइट क्लब फायर केस के मामले में शामिल 2 भारतीय भाई गौरव लुथरा और सौरभ लुथरा को थाईलैंड से पकड़ लिया गया है और उन्हें भारत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, अब थाईलैंड की अदालत ने उनकी ट्रांजिट बिल यानी यात्रा के दौरान रिहाई को मना कर दिया और अब दोनों को इंडिया को डिपोर्ट करके भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज यही है। बस आपको ये देखना है कि ट्रांजिट बिल क्या होती है। ट्रांजिट बिल होती है बेल ट्रांजिट बेल होती है जब आरोपी को एक देश से दूसरे देश लाया जा रहा होता है, तो रास्ते में गिरफ्तारी से बचने या अस्थायी राहत के लिए जो अनुमति मांगी जाती है उसे ट्रांजिट बेल कहते हैं। थाईलैंड कोर्ट ने यह राहत दे दी है। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं इतना है जिसको हम देखें। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रेसिडेंट बिगिन विजिट टू मणिपुर अमिड शटडाउन। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि इस समय जो है हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, वो कहाँ पे गई हैं? वो जाने वाली हैं कहाँ पे? मणिपुर में। ठीक है, तो वो 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। यह यात्रा ऐसे समय में कर रही हैं जब राज्य में विभिन्न मैतेई संगठनों द्वारा बंद बुलाया गया था, यानी शटडाउन किया गया था। बंद के बावजूद राष्ट्रपति के कार्यक्रम सामान्य रूप से आयोजित हुए। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि 2023 से मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय तनाव बना हुआ है। इस तनाव के कारण हिंसा, बड़े पैमाने पर विस्थापन और कानून व्यवस्था की चुनौतियां बनी हुई हैं। इसलिए राष्ट्रपति का दौरा सांकेतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है,
जब वो यहाँ पे पहुंची तो वे नूपी लाल यानी कि महिलाओं के ऐतिहासिक विद्रोह की वीर महिलाओं को श्रद्धांजलि देंगी। नूपी लाल जो है 1904 और 1939 में हुआ था, जहाँ महिलाओं ने ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया था। ठीक है, अब एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखें तो राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में पूछ सकता है। राष्ट्रपति की भूमिका जो कि आर्टिकल 52 से 62 के अंतर्गत आता है। इसमें भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक होती है राष्ट्रपति, और संवेदनशील क्षेत्रों में राष्ट्रपति का दौरा विश्वास बहाली का साधन माना जाता है। ठीक है, ये आंतरिक सुरक्षा का भी एक मैटर इसमें आ जाता है पीसीएस की दृष्टि से, कि मणिपुर का जातीय संघर्ष एक महत्वपूर्ण केस स्टडी बना हुआ है, तो ये हो जाता है। ठीक है, अगला न्यूज़ देखते हैं। एमपीएससी समन्स होम सेक्रेटरी ओवर सस्पिशियस अरेस्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के गृह विभाग के प्रमुख सचिव को कोर्ट में तलब किया। मामला एक 18 वर्षीय युवक की संदिग्ध गिरफ्तारी और उसके खिलाफ दर्ज ड्रग्स केस की सत्यता से जुड़ा है। यह गिरफ्तारी इतनी संदेहास्पद लगी कि कोर्ट को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा। ठीक है, वो जो युवक है वो राजस्थान का निवासी है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है सोहन लाल। ठीक है, और उम्र है कितना? 18 साल। ठीक, अब गिरफ्तारी तिथि उसकी 29 अगस्त मल्हारगढ़ पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई, लेकिन परिवार और वकील का कहना है कि फर्जी केस है। मामला क्यों संदेहास्पद लगा? पुलिस के 6 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि मल्हारगढ़ पुलिस स्टेशन के 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। यह निलंबन केस में अनियमितताओं के कारण किया गया है। ठीक है, 5 दिसंबर की सुनवाई में जांच अधिकारी ने कहा कि उसे नहीं पता कि युवक को बस से उतारने वाले 3 लोग कौन थे। अब एसपी ने कोर्ट में कहा कि वे 3 लोग पुलिस के सादे कपड़े में कर्मचारी थे। इससे पुलिस की कहानी संदिग्ध लगी। ठीक है, कोर्ट को तो कोर्ट ने हस्तक्षेप इसमें क्यों किया? क्योंकि कोर्ट ने पाया कि गिरफ्तारी प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के मुताबिक नहीं थी। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। केस रैदर सस्पिशियस लग रहा है, इसलिए कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तलब किया, केस की गहरी जांच की आवश्यकता को बताया। ठीक है, अब एग्ज़ाम की दृष्टि से BNSS 2023 के बारे में पूछ सकता है। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप एक बार उसको देखिएगा पिछली वीडियो को, उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? कानूनी गिरफ्तारी से रिलेटेड जितनी स्पष्ट प्रक्रिया होती है वो इनमें होती है, जैसे प्रॉपर मेमो, इंडिपेंडेंट विटनेस, टाइम ऑफ अरेस्ट, रीज़न ऑफ अरेस्ट, CCTV अकाउंटेबिलिटी। यहाँ इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था जब इसको अरेस्ट किया गया था। ठीक है, हाई कोर्ट की न्यायिक निगरानी में हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। और हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल की तरफ फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है? आर्टिकल 226। ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। पुलिस की मनमानी पर रोक लगाने के लिए अदालत जो है अक्सर हस्तक्षेप करती है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज को देखते हैं। क्रिमिनल्स फोर्सिबली एडमिनिस्टरिंग एसिड डिजर्व हार्शर पनिशमेंट। ठीक है, इसमें इस न्यूज में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन अपराधियों ने महिलाओं या अन्य लोगों को ज़बरदस्ती तेजाब पिलाया या शरीर के अंदर डालने की कोशिश की, उन्हें बहुत कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, यहाँ तक कि UAPA से भी सख्त। अब आपके दिमाग में आना चाहिए UAPA क्या होता है। ठीक है, UAPA एक्ट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका होता है पूरा फुल फॉर्म अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, UAPA एक बड़ा कानून है, आमतौर पर आतंकवाद जैसे मामलों में इस्तेमाल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन अपराधियों को UAPA से भी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसका मतलब अपराध की गंभीरता अत्यंत उच्च मानी गई है। ठीक है, चलिए अब न्यूज को देखते हैं। कोर्ट ने पाया कि ऐसे अपराध अत्यंत यातनापूर्ण, शरीर के अंदरूनी अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले, सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा होते हैं। इसलिए कोर्ट ने ऐसे पीड़ितों को डिसएबिलिटीज़ एक्ट 2016 के तहत सुरक्षा देने,
केंद्र सरकार से बेहतर नीति बनाने, अपने अपराधियों को दोषी पाए जाने पर भारी मुआवजा देने और 31 दिसंबर तक केस निपटाने की सिफारिश की। अब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है डिसएबिलिटीज़ एक्ट 2016। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए डिसएबिलिटीज़ एक्ट 2016 क्या होती है। इसमें क्या हो गया है, प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज़। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे पीड़ितों को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि एसिड इंजेक्शन से पीड़ितों को अस्थायी शारीरिक विकलांगता हो जाती है। तो आप लोग इसको डिटेल में देख लीजिएगा, डिसएबिलिटीज़ एक्ट 2016। ठीक है, और अगर आप लोगों को जानना होगा कि क्या होता है डिटेल में, मैं नोट्स बना के दूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि मैं इसका नोट्स बना के आपको दे सकूं। ठीक है, अगला है डेली कोर्ट ग्रांट्स बेल टू उमर खालिद टू अटेंड सिस्टर वेडिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, इंटरिम बेल क्या होती है जानना ज़रूरी है। इंटरिम बेल क्या होती है ये देखते हैं। यह अस्थायी समय सीमित जमानत होती है। कोर्ट इसे किसी विशेष कारण से देता है, जैसे परिवार में शादी, बीमारी, अंतिम संस्कार आदि में। यहाँ उमर खालिद को सिर्फ 15 दिनों के अंतरिम जमानत दी गई है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये उमर खालिद जो खालिद है उन पर क्या आरोप हैं। ठीक है, कि उमर खालिद पर आरोप है कि वे 2020 नॉर्थ ईस्ट डेली रॉयट्स में कथित रूप से शामिल साजिश का हिस्सा थे। मामले में आईपीसी की कई धाराएं और यूएपीए शामिल भी है। ठीक है, तो इनको क्या की गई है, अंतरिम जमानत दी गई है। ठीक है, तो ये दिल्ली के छात्र थे। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ को देखते हैं। एससी फ्लैग्स केस पाइल अप अमाइड लखीमपुर खेरी ट्रायल। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है कि लखीमपुर खेरी हिंसा मामले की सुनवाई कर रहे ट्रायल जज के पास कुल 789 मामले लंबित हैं। कोर्ट ने कहा कि एक ही जज के लिए इतने मामलों को संभालना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ये जानकर हैरान हुआ कि लखीमपुर खेरी हिंसा मामले की सुनवाई करने वाले सेशन जज के सामने 789 केस अभी पेंडिंग हैं। ठीक है, जिसके सामने इतने सारे केस पेंडिंग है, वो किसी एक केस को कैसे ध्यान रख सकता है। एक जज अकेला इतने मामलों को संभाल नहीं सकता, ये मानव रूप से संभव नहीं है। इसलिए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि अतिरिक्त जज या विशेष अदालत बनाई जाए, ताकि इतने ज़्यादा मामलों का बोझ कम हो सके और लखीमपुर खेरी का केस समय पर आगे बढ़ सके। ठीक है, ये मामला क्या था कि 2021 के लखीमपुर खेरी घटना संबंधित है, जिसमें किसान विरोध प्रदर्शन करने के दौरान कुछ लोगों का वाहन से कुचल दिए किसानों को, कई लोगों की मौत हो गई। ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई की गति पर नज़र रखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अजय माकन सेज बीजेपी हैज़ 75 टाइम्स मोर फंड्स दैन कांग्रेस इन इट्स पोल अकाउंट। ठीक है, अब खबर का मुख्य पॉइंट क्या है। कांग्रेस के जो नेता हैं अजय माकन ने राज्यसभा में कहा है कि बीजेपी के पास चुनावी फंड में कांग्रेस से 75 गुना ज़्यादा पैसा। यह फंडिंग का इतना बड़ा अंतर लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, उन्होंने क्या आंकड़े दिए, पिछले 20 सालों में बीजेपी का बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है। 2004 में जहां 87 करोड़ रुपए था, वहीं 2024 में उसके पास 1,10,107 करोड़ रुपए हो गए हैं। कांग्रेस के पास 2004 में 38 करोड़ रुपए था और 2024 में 133 करोड़ रुपए हो गया है। इससे पता चलता है कि बीजेपी की आर्थिक ताकत कांग्रेस की तुलना में कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। सही बात है, ये भ्रष्टाचार का एक मामला है। अजय माकन के आरोप, उन्होंने सरकार और एजेंसियों पर कई आरोप लगाए हैं। चुनाव से पहले ईडी और आईटी जैसी एजेंसियां विपक्ष पर दबाव डालती हैं। बिजनेसमैन विपक्ष को डोनेशन देने से डरते हैं। चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं दिखता। ठीक है, चुनाव सुधारों की मांग की गई है। माकन ने कहा कि इतने बड़े फंड अंतर से चुनाव बराबरी नहीं रह जाती, धनबल लोकतंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म की ज़रूरत बताई। ठीक है, ये आप लोग देख ही रहे हैं। डिबेट ऑन वंदे मातरम ओनली टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट नड्डा। ये वंदे मातरम से ही रिलेटेड न्यूज़ है, तो कुछ खास नहीं है। हम लोग पिछले उसमें लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं। अब अगला देखते हैं। पैनल ऑन साइमल्टेनियस पोल गेट्स मोर टाइम्स।
ठीक है। इसमें बताया गया लोकसभा ने उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की टेन्योर बढ़ा दी है, यानी कार्यकाल बढ़ा दी है, जो एक साथ चुनाव कर से जुड़े दो महत्वपूर्ण बिलों की जांच कर रही थी। अब दो महत्वपूर्ण बिल कौन कौन सी थी? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2024 और प्लस ये 129th अमेंडमेंट है, ठीक है, अमेंडमेंट बिल है, और प्लस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट बिल 2024। यह समिति अब अपनी रिपोर्ट 2026 के बजट सेशन तक दे सकेगी, ठीक है। यह समिति क्या करती है? यह समिति एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जरूरी कानूनी, संवैधानिक और प्रशासनिक बदलाव की जांच कर रही है। इसका काम है विभिन्न हितधारकों की राय सुनना, भविष्य संविधान में किन धाराओं में संशोधन चाहिए, ये जांच, लॉजिस्टिक और खर्च पर अध्ययन करना, राजनीतिक दलों के सुझाव को मानना, ठीक है। अब समिति का जो समय क्यों बढ़ाना पड़ा? क्योंकि समिति के जो अध्यक्ष है पीपी चौधरी ने कहा है कि अभी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स यानी कि जैसे कि ईसीआई, राज्यों के सीएम, विशेषज्ञ, लॉ कमीशन से बातचीत बाकी है। कई संवैधानिक मुद्दे हैं जिन्हें गहराई से अध्ययन करना जरूरी है, इसलिए रिपोर्ट को फाइनल करने के लिए अधिक समय चाहिए, ठीक है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि साइमल्टेनस इलेक्शन क्या होती है। देश में लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव एक ही समय पर करवाना, ठीक है। इसका उद्देश्य होता है खर्च कम करना, प्रशासन और नीति निर्माण में स्थिरता लाना। किसका चुनाव? लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव एक ही समय पे करवाना, ठीक है। चलिए अगले न्यूज को देखते हैं। शाह रिप्लाई इन लोकसभा शोर ही इज अंडर प्रेशर सेज कांग्रेस, ठीक है। लोकसभा में गृह मंत्री एक मिनट, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदायों को शीर्ष संवैधानिक, एक मिनट मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो, हाँ, लोकसभा में राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को चुनावी सुधारों पर बहस के लिए चुनौती दी थी। कांग्रेस का कहना है कि अमित शाह ने अपने जवाब में सवालों से बचने की कोशिश की और दबाव में दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, इलेक्टोरल रिफॉर्म को ही लेकर है, ठीक है। दूसरा न्यूज़ देखते हैं। गवर्नमेंट डिनाइज राहुल गांधी चार्ज ऑन एक्सक्लूजन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड फ्रॉम टॉप पोस्ट। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदायों को शीर्ष संवैधानिक और प्रशासनिक पदों से दूर रख रही है सरकार, जबकि इन आरोपों को खारिज कर रहा है। मामला क्या है कि राहुल गांधी का कहना है कि सरकार सामाजिक न्याय को कमजोर कर रही है। प्रमुख संस्थानों जैसे न्यायपालिका, संवैधानिक संस्थान आयोग में वंचित समुदायों की हिस्सेदारी बहुत कम है, ठीक है। जवाब में सरकार का कहना है कि ये पूरी तरह गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरे न्यूज को। जो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए केवल उन्हें ही देख रहे हैं, और जो पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं कई बार उन्हें हम बार बार नहीं देखेंगे, ठीक है। उन्हें हम केवल ब्रीफली देखेंगे। अगला न्यूज है 3 जज बेंच टू हियर प्ली ऑनलाइन गेमिंग लॉ। सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है कि क्या पार्लियामेंट को ऑनलाइन गेमिंग पर कानून बनाने का अधिकार है या यह अधिकार केवल राज्यों का है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को ये चर्चा हुई कि नया ऑनलाइन गेमिंग लॉ जिसे संसद ने पास किया है क्या संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस कानून ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग, बैंकिंग से जुड़े गेम्स और संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है। विवाद क्यों हुआ? सुनवाई के दौरान सीजेआई और वकीलों के बीच यह बहस हुई कि ऑनलाइन गेमिंग क्या है, बेटर एंड गैम्बलिंग की श्रेणी में आता है। यदि हाँ तो बेटर एंड गैम्बलिंग भारत के संविधान की स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब है राज्य इन पर कानून बनाएंगे, न कि केंद्र, ठीक है। तो सीजीआई का संकेत है कि यह मामला 3 जज बेंच के सामने जनवरी में फिर से सुना जाएगा। 3 जज बेंच ये तय करेगी क्या पार्लियामेंट ने अपनी शक्ति से आगे जाकर ऑनलाइन गेमिंग एक्ट बनाया है, ठीक है। इस पे मुद्दा हो जाएगा। अगला न्यूज है हमारा, माई गवर्नमेंट हैज़ शोन कमिटमेंट टू मीनिंगफुल प्रैक्टिकल रिफॉर्म।
यह खबर एक इंटरव्यू आधारित लेख है जिसमें उत्तराखंड के नए विधानसभा अध्यक्ष सुबोध उनियाल ने अपनी सरकार और अपनी प्राथमिकताओं पर बात की है। ठीक है, तो इसमें है, इस न्यूज़ में बताया गया है कि यह इंटरव्यू बताता है कि उत्तराखंड सरकार अपने कार्यकाल में सुधार, बेहतर प्रशासन, जन कल्याण, रोजगार और आर्थिक सुशासन पर काम कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सुबोध उनियाल का उद्देश्य है कि वे विधानसभा कार्यवाही पारदर्शी, शांतिपूर्ण और जनता केंद्रित हो। ज़्यादा इसमें नहीं है और ठीक है। चलिए अगला देखते हैं न्यूज़। DPIIT सिग्नल्स कॉपीराइट एक्ट चेंजेस टू एड्रेस AI इशूज़। ठीक है, अब देखते हैं हम पहले DPIIT क्या है। DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये जो है यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का विभाग है। किसका? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का विभाग है जो कि नीति निर्माण, उद्योग, व्यापार और बौद्धिक संपदा से जुड़े मुद्दों को देखता है। ठीक है, अब खबर में भूमिका क्या है इसकी कि DPIIT ने AI और कॉपीराइट से जुड़े विवादों को हल करने के लिए एक नया प्रस्ताव दिया है। अब इसमें है कॉपीराइट एक्ट 1957। यह भारत का कानून है जो लेखकों, प्रकाशकों, कलाकारों और सामग्री निर्माताओं के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, सरकार AI युग के अनुरूप इस कानून में बदलाव करने जा रही है। ठीक, अब AI मॉडल्स या LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं? ChatGPT, जेमिनी आदि ये इंटरनेट में सबसे बड़ी मात्रा में डेटा लेकर सीखते हैं। लेकिन समस्या क्या है? AI कंपनियां इंटरनेट से सामग्री स्क्रैप कर लेती हैं, प्रकाशकों को नुकसान होता है, कॉपीराइट विवाद बन जाता है। ठीक है, अब DPIIT का प्रस्ताव क्या है कि AI कंपनियां इंटरनेट की सामग्री को ट्रेनिंग के लिए उपयोग कर सकेंगी, लेकिन मॉडल के कॉमर्शियल होने पर रॉयल्टी देनी पड़ेगी। इससे लेखक और प्रकाशक को पैसा मिलेगा और AI कंपनियों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, रॉयल्टी पेमेंट क्या होता है? मॉडल बनने के बाद जब AI कंपनी उससे पैसा कमाएगी तो इंटरनेट से ली गई सामग्री के मालिकों को रॉयल्टी दी जाएगी। यह व्यवस्था कॉपीराइट सोसाइटी द्वारा संभाली जाएगी। ठीक है, अब इसको अगर सरल भाषा में देखा जाए तो भारत सरकार ने कहा है कि AI कंपनियां इंटरनेट से लाखों लेख, फोटो और डेटा लेकर अपने बड़े मॉडल ट्रेन करती हैं। इससे प्रकाशकों की सामग्री मुफ्त में इस्तेमाल होती है और नुकसान चलता है। इसी विवाद को हल करने के लिए DPIIT ने एक नया प्रस्ताव दिया है जिसमें AI कंपनियां इंटरनेट से डेटा ले सकती हैं, लेकिन मॉडल से पैसा कमाने लगे तो प्रकाशकों को रॉयल्टी देनी होगी। प्रकाशक चाहे तो उसकी सामग्री को ट्रेनिंग से ऑप्ट आउट कर सकते हैं, यानी उसे हटा सकते हैं। इस पूरे सिस्टम को एक कॉपीराइट सोसाइटी संभालेगी। सरकार आने वाले 3 साल में कॉपीराइट एक्ट 1957 में बड़े बदलाव करेगी। ठीक है, अगला न्यूज़ देखते हैं। 5 हेल्प फॉर बीटिंग मैन ओवर फीडिंग ए काउ चिकन। इसमें क्या हुआ है? गुड़गांव में एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। उसने 100 मोमो खाने का चैलेंज लिया था। ठीक है, लाइव के दौरान एक दर्शक के कहने पर उसने चिकन मोमोज एक गाय को खिला दिया। ये क्लिप जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो गई। ठीक है, कुछ लोग खुद को गौ रक्षक कहकर उसके घर पहुंचे। उन्होंने उसे जबरन माफ़ी मंगवाई और लात उसे थप्पड़ और धमकी दी। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा PCS की दृष्टि से। अगर ये हम देखें क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो कानून का शासन जो है या फिर धार्मिक भावनाएं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी या फिर भीड़ तंत्र, ऐसे जो हैं इन सभी टॉपिक के लिए ये न्यूज इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला हमारा न्यूज है SC सेज माइग्रेशन इन SIR ऑर्डर में इंक्लूड इलीगल क्रॉसिंग इनटू इंडिया। यानी इलेक्शन कमीशन पूरे देश में SIR कर रहा है जिससे मतदाता सूचियों की दोबारा जांच होती है। इस SIR के आदेश में इलेक्शन कमीशन ने लिखा था कि इसे माइग्रेशन यानी कि स्थानीय जनसंख्या का स्थानांतरण के कारण करवाया जा रहा है। ठीक है, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द माइग्रेशन सिर्फ एक राज्य से दूसरे राज्य को जाने तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने को भी शामिल माना जा सकता है। इसलिए कोर्ट ने पूछा है कि इलेक्शन कमीशन से कि क्या उन्होंने SIR के लिए ये कारण सही तरीके से बताए हैं। ठीक है, याचिकाकर्ता का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन माइग्रेशन का बहाना लेकर सिटीजनशिप वेरिफिकेशन जैसे काम कर रहा है जो चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
इसको अगर सार में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि माइग्रेशन शब्द का इस्तेमाल ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया है और एसआईआर प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सिटीजनशिप जांच में न बदलाव लाए। ठीक है। अब अगला हमारा न्यूज है आधार ऐप टू इनेबल ऑफलाइन शेयरिंग बाय एक्सपोजिंग मिनिमल डाटा UIDAI CEO। ठीक है। अब क्या है, खबर में है कि UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया आधार ऐप टेस्ट कर रहा है जिससे लोग बिना इंटरनेट के और बहुत कम डेटा साझा करके अपनी पहचान साबित कर सकेंगे। इसका मतलब है अगर आपको आधार की फ़ोटोकॉपी या पूरा नंबर किसी होटल, ऑफिस या सिम स्टोर, लॉज आदि में देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक सिक्योर QR कोड से आपकी पहचान वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है। नया आधार ऐप क्या करेगा, इसमें जो UIDAI जो डिज़ाइन कर रहा है नया ऐप, इसमें क्या होगा, मिनिमल डेटा शेयरिंग होगा। यानी आधार से उतना ही डेटा साझा होगा जितना आवश्यक हो, जैसे नाम, उम्र, पता, कंफर्म इत्यादि। पूरा आधार नंबर या पूरी डिटेल नहीं दी जाएगी। ऑफलाइन वेरिफिकेशन में QR कोड पूरी तरह ऑफलाइन स्कैन किया जा सकेगा, यानी इंटरनेट ना हो तो भी पहचान वेरीफाई हो सकता है। यह QR कोड UIDAI द्वारा डिजिटली साइन होगा। किसी भी आधार को नकली QR कोड बताकर जालसाजी करना असंभव होगा। ठीक है। चलिए, इसमें यही न्यूज़ था कि मतलब इसको पहचान जो है टेस्ट कर लोग बिना इंटरनेट के और भी कम डाटा शेयर करके अपनी पहचान साबित कर सकेंगे। अब कोई प्रेशर नहीं होगा। ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा न्यूज़ है मैक्सिको 2024 टैरिफ्स कुड स्टिल हर्ट इंडियाज ऑटो एक्सपोर्ट। ये खबर बताती है कि मैक्सिको ने 2024 में कुछ आयातित वस्तुओं पर 5% से 50% तक के टैरिफ लगा दिए हैं, खासकर उन देशों पर जिनके साथ FTA नहीं है। FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और भारत भी उन्हीं देशों में आता है। इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत जो है मैक्सिको को लगभग $5.7 बिलियन के सामान एक्सपोर्ट करता है। कितना, $5.7 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है, जिनमें मोटर पार्ट्स, कारें, मोटरसाइकिल शामिल है। मैक्सिको भारत के ऑटो और ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट्स का बड़ा बाजार है, इसलिए टैरिफ बढ़ने से ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी और भारत को ऑटो एक्सपर्ट्स को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है। मैक्सिको ने टैरिफ क्यों लगाए हैं, 2024 में मैक्सिको ने कहा कि वह गैर FTA देशों से आने वाली वस्तुओं पर 2 साल के लिए उच्च टैरिफ लगाएगा ताकि अपनी घरेलू इंडस्ट्री को सुरक्षा मिल सके। ठीक है। चलिए दूसरी न्यूज़ देखते हैं। प्राडा साइन MOU टू सेल कोल्हापुरी एट इंडिया इटली फोरम। ठीक है। इटली का एक मशहूर फैशन ब्रांड है प्राडा, अब भारत की पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पलों को बेचने की योजना बना रहा है। इसके लिए भारत इटली बिजनेस फोरम में एक MOU साइन किया गया। अब कैसे होगा फ़ायदा, भारत के कारीगरों और छोटे उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा। कोल्हापुर की पारंपरिक कला विश्व स्तर पर पहुंचेगी, भारत इटली व्यापार बढ़ेगा। ठीक है। अगला है फ्यूल रूल्स ट्विक्ड टू इज बिजनेस पुरी। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार ने कुछ ईंधन संबंधित नियमों में बदलाव किए हैं ताकि व्यापार करना आसान हो सके। बदलाव क्या है, फ्यूल स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट से जुड़े नियमों को सरल बनाया गया है। कुछ पुराने नियमों को हटाया गया ताकि कंपनियों को अनावश्यक कागजी काम न करना पड़े। ये बदलाव तेज गैस सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देंगे। ठीक है। अब लाभ क्या होगा, कंपनियों की लागत घटेगी, नए उद्योग आसानी से खुल सकेंगे, ऊर्जा क्षेत्र में विकास तेजी से होगा। अगला हमारा न्यूज है सॉरी अगला न्यूज है वर्क क्लोजली टू स्पर क्रूड ऑयल सोर्स डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। भारत अपनी 89% कच्चे तेल की ज़रूरतें आयात करता है। संसदीय समिति ने कहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय को विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तेल समृद्ध देशों से बेहतर कूटनीतिक संबंध बनाकर ज़्यादा देशों से तेल खरीदने के विकल्प बनाने चाहिए ताकि रूस यूक्रेन जैसे वैश्विक संकट से भारत की तेल आपूर्ति प्रभावित न हो। विदेशों में भारतीय कंपनियों के प्रोजेक्ट्स पर लगने वाले सैंक्शन और रेगुलेटरी हर्डल्स को भी हल करने की ज़रूरत है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ICICI प्रू AMC प्री IPO राउंड नेट्स 4815 करोड़ इन फंडिंग। ठीक है।
इसमें कहा गया है कि आईसीआईसीआई प्रू एएमसी का आईपीओ आने से पहले ही कंपनी ने बड़ी पूंजी हासिल की है, जो उसके बाजार के विश्वास को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया सीइंग ग्रेट मोमेंटम इन एआई एजेंटिंग एआई डिप्लॉयमेंट नडेला। ठीक है, अगर इसको संक्षिप्त में देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्या नडेला ने कहा है कि भारत में एआई का अपनाया जाना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट अगले 4 साल में लगभग भारत में $17.5 बिलियन का निवेश कर रहा है। एजेंटिक एआई, जो खुद से काम करने वाली एआई होती है, उसको क्या बोलते हैं, एजेंटिक एआई, को भारत में तेज़ी से अपना रहा है। उन्होंने कहा कि एआई डेवलपर इकोसिस्टम भारत में दुनिया का सबसे बड़ा बन सकता है, खासकर गिटहब के जरिए। ठीक है, चलिए अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश टू होल्ड जनरल इलेक्शन जुलाई, चार्टर रेफरेंडम ऑन Feb 12। ठीक है, अब घोषणा की गई है कि बांग्लादेश में कि वह 12 फरवरी 2026 को सामान्य चुनाव और एक महत्वपूर्ण संवैधानिक जनमत संग्रह दोनों एक ही दिन करवाएगा। ये घोषणा बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त मुस्तफा जलील शेख ने की। अब जनमत संग्रह किस बारे में है? यह जनमत संग्रह नई जुलाई चार्टर और संवैधानिक सुधारों को पर जनता की राय लेने के लिए होगा। यह चार्टर महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखा जाए यह उन सिद्धांतों को मंजूरी देने के लिए है जो बांग्लादेश सरकार ने हिंसक राजनीतिक संकट के बाद तैयार किए थे। यह नए मानचित्र में शामिल सिद्धांत बांग्लादेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए बनाए गए हैं। राजनीतिक संकट के कारण शेख हसीना की सरकार 5 अगस्त 2025 को गिर गई थी। ठीक है, अब इसमें यह है कि चुनाव और जनमत संग्रह एक साथ क्यों हो रहे हैं? तो सरकार चाहती है कि देश में राजनीतिक स्थिरता है। चुनाव और जनमत संग्रह एक ही दिन करवाने से मतदान प्रक्रिया आसान होगी, प्रशासन पर बोझ कम होगा, जनता की भागीदारी बढ़ेगी और देश जल्दी नई सरकार बना सकेगा। अब नई जुलाई चार्टर में क्या हो सकता है? नए लोकतांत्रिक सुधार हो सकते हैं, सेना और न्यायपालिका की भूमिका को परिभाषित हो सकता है, निष्पक्ष चुनाव के नए नियम बन सकते हैं, नागरिक अधिकारों की रक्षा हो सकती है, आदि इसमें हैं। ठीक है, अब पीसीएस की दृष्टि से ये न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत बांग्लादेश संबंधों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव यानी राजनीतिक स्थिरता से सीमा सुरक्षा, व्यापार, रोहिंग्या शरणार्थी मुद्दा, आतंकवाद रोधी सहयोग बेहतर होते हैं, आदि पूछ सकता है। ठीक है, अगर आप देखते हैं यूएस लॉन्चेस ट्रम्प गोल्ड कार्ड। ठीक है, नहीं सॉरी, इसको पहले देख लेते हैं। यूएस क्लियर $686 मिलियन F-16 सपोर्ट डील फॉर पाक। ठीक है, अब अमेरिका ने भारत के लिए पाकिस्तान के लिए $686 मिलियन का लगभग 5700 करोड़ की एक बड़ी रक्षा संबंधित सपोर्ट और अपग्रेड डील को मंजूरी दी है। यह डील पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान बेड़े को अपग्रेड और मेंटेन करने के लिए है। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह नए F-16 विमान देने की डील नहीं बल्कि पुराने विमानों को सुधारने और आधुनिक तकनीक देने की सहायता है। अमेरिका कह रहा है कि यह डील पाकिस्तान की लड़ाकू क्षमता को नहीं बढ़ाती, यह कदम क्षेत्रीय संतुलन को नहीं बिगाड़ेगा। भारत इसके कारण चिंतित ना हो क्योंकि यह केवल पाकिस्तान के F-16 विमानों की मेंटेनेंस और सस्टेनमेंट हेतु है, नई क्षमता के लिए नहीं है। ठीक है, अमेरिका कह रहा है कि यह फैसला इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता, कानून के शासन और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की वाली नीति का हिस्सा है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये डील असल में किस चीज़ के लिए है तो रिपोर्ट के अनुसार $686 मिलियन में से $649 मिलियन इस्तेमाल होगा राडार, सेंसर, कम्युनिकेशन सिस्टम में, मिशन प्लानिंग टूल्स में, स्पेयर पार्ट्स में, ट्रेनिंग में, लॉजिस्टिक्स में, सपोर्ट्स में और फ्लाइट साइमल्टेट्स में। यानी यह मरम्मत, आधुनिकीकरण, स्पेयर पार्ट्स, ट्रैकिंग वाला पैकेज है। ठीक है, अब भारत इससे चिंतित है क्योंकि पाकिस्तान के पास F-16 वही लड़ाकू विमान है जिनका प्रयोग वो हमारे खिलाफ एयर ऑपरेशन में कर सकता है। ठीक है, वो बालाकोट 2019 के दौरान किया था। भारत हमेशा से कहता रहा है कि पाकिस्तान को मिलने वाला अमेरिकी समर्थन कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले ढांचे की रक्षा करता है, लेकिन अमेरिका साफ कर रहा है कि केवल मेंटेनेंस है, कैपेसिटी इन्हेंसमेंट नहीं है। ठीक है, अब अमेरिका ये क्यों कर रहा है? इसका एक रणनीतिक कारण है। अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में काउंटर टेररिज्म सहयोग बनाए रखने के लिए, पाकिस्तान को चीन पर पूरी तरह निर्भर होने से रोकने के लिए, यूएस पाकिस्तान संबंधों को संतुलित रखने के लिए इसलिए कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यूएस लॉन्चेस ट्रम्प गोल्ड कार्ड। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप गोल्ड कार्ड नाम का एक $1 मिलियन का गोल्ड कार्ड जारी किया है। इसे एक एडवाइजरी बोर्ड से मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य है यह कार्ड अमेरिका में रहने वाले अनुभवी कुशल प्रवासियों को देना है। इस कार्ड के जरिए प्रवासियों को अमेरिका में लंबे समय तक रहने और काम करने की अनुमति होगी। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इस तरह वे कुशल प्रवासियों को आकर्षित करना चाहते हैं। ठीक है, अगला है पाक मिलिट्री कोर्ट जेल एक्सपायर चीफ टू 14 ईयर। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने उसके पूर्व आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ मोहम्मद के भाई फरहान हामिद को 14 साल की जेल की सज़ा दी है। उन पर क्या आरोप है कि उन्होंने ब्रिटेन में रहकर अवैध सहायता, भ्रष्टाचार और विदेश में अवैध संपत्ति अर्जित की थी। ठीक, अगला न्यूज है यूरोप डिलेमा, हाउ टू फाइनेंस यूक्रेन। ठीक है, इसमें ये लेख बताता है कि 2025 में यूरोपीय देशों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूरोप को युद्ध में और उसके बाद पुनर्निर्माण में आर्थिक मदद कैसे दी जाए। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ईयू देशों ने अब तक यूक्रेन को $230 बिलियन की सहायता दी है। लेकिन युद्ध लंबा खिंच गया है और अब यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो चुकी है। इसलिए यूरोप को यूक्रेन को नए फंड देने होंगे। ठीक है, अब मुख्य समस्या यह है कि पैसे कहाँ से आएंगे। ईयू नेताओं ने 23 अक्टूबर 2025 को कहा कि उन्हें नई आर्थिक मदद देनी होगी। यह जो है पर यह कैसे मिलेगी, इन पर देशों में भारी मतभेद है। ठीक है, यूरोप जो है दो मुश्किलों का सामना कर रहा है। रूस की जब्त की गई संपत्तियां। यूरोप और G7 देशों ने रूस की संपत्तियां $320 बिलियन यूरो जो है संपत्तियां फ्रीज कर रखी हैं। सवाल है क्या इन संपत्तियों को बेचकर उसका उपयोग यूक्रेन को दिया जाए। ठीक है, तो कई यूरोपीय देशों का कहना है कि ये कानूनी रूप से खतरनाक हो सकता है, क्योंकि निजी राष्ट्रीय संपत्तियों को जब्त करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ जा सकता है। अगर रूस युद्ध में जीतता है तो इस देशों पर कानूनी मुकदमे चल सकते हैं, इसलिए वे हिचक रहे हैं। ठीक है, यूरोप के अंदर राजनीतिक मतभेद भी है। कुछ देश जैसे कि हंगरी, स्लोवाकिया यूक्रेन की मदद का विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टोर ऑर्बन पहले भी कई बार ईयू के संयुक्त फंड के खिलाफ वोट दे चुके हैं। इसलिए किसी भी बड़े ईयू फंडिंग प्लान को सभी देशों की मंजूरी चाहिए, लेकिन मतभेद होने की वजह से प्रक्रिया रुक रही है। अब तीसरी चुनौती है यूरोप की अपनी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है। ठीक है, और जेलेंस्की क्या चाहते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ये चाहते हैं कि यूरोप जल्द से जल्द पैसा जारी करे, विशेषकर रूस की संपत्तियों से फंड मिले ताकि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जा सके। ठीक है, अब अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हमास प्रपोज वेपन्स फ्रीज, इजराइल सेज ग्रुप विल बी डिसआर्म्ड। ठीक है, हमास ने हथियारों पर अस्थायी रोक का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इजराइल कहता है हमास को पूरी तरह निरस्त्र किया जाए। ठीक है, और अगला न्यूज हमारा है यूएस हैज सीज्ड वेरी लार्ज टैंकर नियर वेनेजुएला। अमेरिका ने वेनेजुएला के पास एक बहुत बड़े तेल जहाज को जब्त कर लिया है। तीसरा न्यूज हमारा है कि UN सीक्स इमरजेंसी फंडिंग टू सपोर्ट साइक्लोन हिट श्रीलंका। इमरजेंसी फंडिंग के लिए यू जो है पैसा देने के लिए सोच रहा है, मांग की है। ठीक है, अब यह जुंटा एयर स्ट्राइक ऑन हॉस्पिटल इन म्यांमार किल्स 31 एंड इंजर 68। ठीक है, म्यांमार में सेना ने अस्पताल पर हवाई हमला किया जिसमें 31 की मौत हो गई और 68 घायल हो गए। तो ये थी हमारी आज की द हिंदू के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। मिलते हैं अगले दिन अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।